बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स का फुल बुक लेक्चर डिस्कस करूंगी। यानी कि कौन सी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कौन सी है, फार्मूलाज कौन से हैं, क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से करना है। तकरीबन पासिंग मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद मस्ट है कि आपके आ ही जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई थी कि स्टैटिस्टिक्स का फुल बुक लेक्चर बना दें। दैट्स वाई मेरे पास PCTB की बुक जो है अवेलेबल नहीं थी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से समझा नहीं सकती। तो इसलिए मैंने किया कि ये स्टूडेंट्स को अक्सर जो है वो हो गया होगा आइडिया कि ये कौन सी बुक है। PCTB से बुक से रिलेटेड ही है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके तकरीबन टोटल 9 चैप्टर हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट चैप्टर को। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन जो हैं वो कोई एक दो है, वो सिग्मा वाले हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। इस चैप्टर में से तकरीबन 90 to 95% अगर कोई क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन कोई आएगा तो डेफिनेशन ही होगा। अब डेफिनेशन के लिए आपने क्या करना है, पूरी बुक की डेफिनेशंस को आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बिल्कुल स्किप कर देना है PCTB बुक से। यानी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दें। मैं जो आपको प्ले लिस्ट की वीडियो जो है वो मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। अगर आप हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, तकरीबन 2 से 3 मिनट की वीडियो, उसमें सारी बुकें यानी टोटल बुक के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो है फार्मूलाज वगैरह हैं, सो आप उसको जो है लाजमी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर में आती है डेफिनेशन तो 90 to 95% चांसेस है कि उन्हीं में से डेफिनेशन आएगी, उनके अलावा कोई डेफिनेशन आपको नहीं आएगी। सो आपने उनको जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। अगर आप बुक से करना चाहते हैं तकरीबन बुक से भी यही है और ये यहाँ पे भी यही है। अगर आप ये करना है तो ये कर लें, अदरवाइज़ जो मैंने आपके साथ PDF में शेयर प्लेलिस्ट में शेयर की हुई हैं, आप पहले इस वीडियो को पॉज करें, वहाँ पे जाएं और उस पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो आपने देख लेना है। फार्मूलाज वगैरह, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मार्क कर लेना, क्योंकि उन्हीं में से आपको डेफिनेशंस और फार्मूलाज आएंगे। फिर भी यहाँ से मैं आपको मार्क करवाती जाती हूँ कि कौन सी आपकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, किनको आप स्किप कर सकते हैं। ये आपकी स्टैटिस्टिक्स की जो है वो डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या करना है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना है। प्लूरल सेंस में इसका मीनिंग क्या होता है सिंगुलर में, और प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स चेंज होता है, और स्टैटिस्टिक्स जिसमें एस होता है वर्ड, यानी ये स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है और ये स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, ये जो है वो चेंज होता है इसका मीनिंग, ठीक है। सो आपने इसको अलग से याद करना है। पॉपुलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है, ये यहाँ पे छोटी छोटी सी बनी हुई है और एग्जांपल भी आपने लाजमी साथ में पेपर में देनी है, ताकि पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएँ। अच्छा, ये है यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है सैम्पल की, तो ये है इसकी डेफिनेशन है, आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं आपने साथ में ये भी लिखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, और ये स्टैटिस्टिक है और पीछे वाला जो था वो स्टैटिस्टिक्स था। अच्छा, रेशो क्या होता है, यानी निस्बत किसको कहते हैं। अगर आपने 6-7 के स्टूडेंट्स यानी 6-7 के स्टूडेंट में यानी 6-7 में आपने पढ़ा होगा कि रेशो किसे कहते हैं, रेशो यानी निस्बत, ठीक है। उसके अलावा प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है यहाँ पे, और मॉडल को आप कर दें स्किप। उसके अलावा रैंडम एरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा बताने का मकसद है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने वो वाली अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो डेफिनेशंस मेरी तरफ से आपकी 100% डेफिनेशन और फार्मूलाज की तैयारी हो जाएगी। सो आप वो वाली वीडियो जो है लाजमी देख लीजिएगा। पाई क्या होता है इसका पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर है, ग्रीक लेटर है ये। उसके अलावा बाकी को आप स्किप कर दें। फ्रैक्शन क्या फैक्टोरियल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये सारी एक डेफिनेशन और साथ में आपको आना चाहिए। अब पेपर में भी वो आपसे पूछ रहे हैं 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो 5 आगे फैक्टोरियल लिखेंगे तो आपको आंसर जो है वो 120 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है मे बी के आ जाए तो आपने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल होगा तो मैं यहाँ पे 2 × 1 करूँगी। अगर मेरे पास 3 का फैक्टोरियल कहते हैं तो 3 × 2 × 1 करूँगी, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से फैक्टोरियल निकालते हैं। उसके बाद ये इसको आप कर दें स्किप। ये जो है आपका वेरिएबल की तारीफ़, इसको ही आप याद कर लीजिएगा। कांस्टेंट की तारीफ़ क्या है ये याद कर लीजिए। कांस्टेंट यानी जो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, इसकी पाई की वैल्यू यही रहने वाली है। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एज है किसी की, कोई यानी 2 शख्स हैं, किसी की 5 है, किसी की 10 है एज, सो एज तो चेंज होती रहती है। ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज होती रहें उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और कांस्टेंट कहते हैं जो चेंज ना हो, रिमेन फिक्स यानी फिक्स रहे। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है।
क्वांटिटेटिव यानी मिकदार हो, क्वालिटी जैसे हम कहते हैं इसकी क्वालिटी क्या है यानी इसकी खासियत क्या है। क्वांटिटेटिव यानी जिसमें मिकदार वगैरह हो, जैसे टोटल नंबर ऑफ़ यानी कुछ भी मिकदार टाइप हो, जैसे एज ऑफ़ पेशेंट्स, ठीक है, कि एज क्या है मरीज़ों की। लेकिन ये क्वालिटी तो नहीं है ना, क्वालिटी ये होती है जैसे आई कलर क्या है इसका, रिलीजन क्या है, रिलीजन यानी मज़हब, फ्रेंडशिप, ये सारे क्या है क्वालिटी है। इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये हो गए दोनों, इनमें डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। डिस्क्रीट क्या होता है जिसमें यानी गैप्स हों, जैसे कंटिन्यूस की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे टाइमिंग वगैरह जिस क्लॉक होती है ना, यानी पहले 1 पे आती है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इस तरह से यानी कंटिन्यूस कि मुसलसल चलता रहे वेरिएबल, ये क्या होता है कंटिन्यूस। लेकिन डिस्क्रीट क्या होता है, जैसे द नंबर ऑफ़ गोल्स यानी कितने हमने गोल किए, कितने एक गली में कितने घर हैं, यानी कोई भी आपने साथ में एग्जांपल लाजमी देनी है, और कंटिन्यूस की भी आपने साथ में एग्जांपल लाजमी देनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपने लाजमी पूछ लेना है। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इनमें डिफरेंस आ सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। देन फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा। यहाँ पे डेटा की तारीफ़ है, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसकी टाइप्स, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन। जिन स्टूडेंट्स ने ये आगे कलेक्शन के यानी टाइप्स वगैरह करनी है ना, कि किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, वो कर लें, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए। इसके अलावा इसको आगे करें तो ये सेकेंडरी डाटा आ जाता है। सेकेंडरी डाटा की आपने डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं यह एक दफ़ा आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, दैट्स वाई अगर ये आपने पढ़नी है ये पढ़ लें, अदरवाइज़ आप जो है PCTB की जो आपकी बुक है ना स्टैटिस्टिक्स की, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे देखें एक्सरसाइज जो आपकी उसमें डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, पॉपुलेशन की, सैंपल की, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, रेशियो, पोर्शन। इसमें क्या करना है आपने, मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी, वैसे जो मैंने बताना था आपको बता दिया। अदरवाइज़ आप क्या करें कि फर्स्ट चैप्टर की मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन और फार्मूलाज अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो इनफ हो जाएंगे आपके लिए। इसको अगर आप स्किप भी करना चाहें फर्स्ट चैप्टर के यहाँ के लेक्चर को, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है y3 + y4 + y यानी अप टू सो ऑन y15 तक। तो यहाँ पे सिग्मा का हम निशान बनाएंगे, और आई को यानी आई या फिर यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे a = 3। यहाँ पे देखें ना, ये 3 जो नीचे लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a जो है वो 3 के बराबर है, और y यहाँ पे ये देखें ये y लिखा हुआ है ना, आपने क्या करना है y यहाँ पे लिखे, अगर आपने यहाँ पे a लिखा हुआ है तो आपने नीचे a लिख देना है, अदरवाइज़ आई लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे आई लिख देना है। और 3 से कहाँ तक वैल्यूज़ जा रही हैं, ये लास्ट वाली 15 तक जा रही हैं, तो आपने 3 यहाँ पे लिखा हुआ था यानी शुरू वाला, और लास्ट वाला आपने ऊपर लिख देना है 15। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। MCQs में पूछ सकते हैं, इसीलिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद ये भी उसी तरह सेम टू सेम है, और ये देखें जैसे यहाँ पे जो पावर में 2 था, बस y की पावर में 2 लिखा है, बाकी बिल्कुल इसी की तरह सेम है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, y1 - म्यू, और ये जो आगे होल का जो स्केल लिया हुआ। अब यहाँ पे देखें इसकी क्या 1 है, फिर इसकी 2, फिर इसकी 3, y की देखें ना तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 जो है इसको हम i से डिनोट करेंगे, या a से b से, यानी कोई भी हम ले लेंगे वेरिएबल, सो उससे हम कर देंगे = 1, और ये कहाँ तक जा रहा है 3 तक, ऊपर लिख देंगे हम यहाँ पे 3, और y आई लिख के, आई यहाँ पर a b c जो भी आपने लिखना चाहें तो वहाँ पे लिख के, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और म्यू का साइन भी वैसे, और ऊपर होल के ऊपर जो है स्केल लगा देंगे। इस तरह से आपने इनको सोल्व कर लिया। उसके बाद ये आपको दे सकते हैं, तो इसका आंसर लिखने के लिए हमने क्या करना है, जैसे y लिख के यहाँ पे आई इसको अप्रोच करना है 1 को, हमने क्या करना है 1 से शुरू करना है। ये समेशन का मतलब होता है प्लस, यानी सम प्लस करना, ठीक है, प्लस का निशान लगा के देन y = 2, फिर y = 3, यानी y की ये जो आई है ना यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 तक लिख देंगे। उसी तरह आपने बाकी भी करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे आ जाता है, ये भी आगे आ जाता है पाई वाला है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने करना है, ठीक है। y
और आई की जगह हम आई कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, 1 लिख के इसकी जगह हम करेंगे मल्टीप्लाई, वाई फिर लिख के आई की जगह हम यानी एक वैल्यू बढ़ा देंगे 2 तक, फिर मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू में क्या लिख देंगे 3, बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो हम 3 तक लिखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। बाकी भी ये इसी तरह ही है, यहाँ पे सोल्यूशन तक लिखे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि अब ये फुल बुक लेक्चर है तो काफ़ी लंबा ना हो जाए। सो ये आगे इसी तरह जो आपने सॉल्व करना है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये इसके आंसर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आइए आपकी आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स। इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके एज एमसीक्यूज़ वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप जो है वो बुक पे मार्क कर लीजिएगा। ये ट्रू और फॉल्स हैं, इनको भी एज एमसीक्यूज़ में भी पूछ लें, सो आप जो है वो इनको मार्क कर लीजिएगा। देन हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूला। आप जो है वो वही वाले करिएगा जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक जो है वो पिन कर दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर की आ जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और डेफिनेशंस हैं। मैं वही प्रेफर करूँगी कि आप वही डेफिनेशंस और फार्मूला करें। फ़िलहाल जो है वो आप इनको देख लें, ठीक है। यहाँ पे ये एक दफ़ा आप पढ़ने के लिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि आप ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और ये आपका पोर्शन है, इनको आप एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, कौन सी डिस्क्रीट है, कौन से कंटिन्यूस, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमारे पास किस तरह से हमने करना है। ये भी आप डेफिनेशंस मैं आपको स्किप करवाने लगी हूँ कि आपने डेफिनेशंस यहाँ से नहीं करनी, आप वही वाली डेफिनेशन करिएगा और क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखें तो आपके पास ये है जिसमें हमारे पास क्या हुआ, डाटा दिया हुआ है, बिखरा हुआ डाटा है। इसमें हमने क्या करना है, रेंज पहले फाइंड करनी है। रेंज किसको कहते हैं, यानी इसकी सबसे बड़ी मिकदार कौन सी है और सबसे छोटी मिकदार कौन सी है। अब देखें तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है आपके पास, अगर ये आपका डेटा है जिसपे 4 आपके पास जाओ सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे दी हुई है 4। देन माइनस हमने करना है, रेंज निकालने के लिए हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करनी होती है। तो 0 यहाँ पे है तो 4 - 0 4 आंसर आ जाएगा, यानी हमारी रेंज क्या है 4 है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऊपर दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 इस तरह लिख लेंगे। आगे टैली निशान हमने किस तरह से बनाने हैं, एक कितनी दफ़ा आया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा आया, यानी 5 दफ़ा आया हुआ है तो हम 0 यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 दफ़ा आया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से 5 जो है वो टेढ़ी लाइंस लगा के और 4 लगा के और 5वीं जो है ऊपर इस तरह टेढ़ी लगा देते हैं ताकि एक बंडल सा बन जाए, ठीक है। सो इस तरह हमने बाकी भी गिन के लगा लेने हैं। 5 का बंडल बनाना है, ज़्यादा का नहीं बनाते हम। सो इसलिए यहाँ पे देखें 1 जो है वो 6 दफ़ा आया हुआ है तो हमने इस तरह से बाकी टैली निशान भी लगा लिए। दैन हम इनको काउंट करके टैली नंबर्स को, लाइन्स को यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से, ये आपने अगर आपको पता ये हो रहा हो ना कि कोई छूट ना जाए तो आपने क्या करना है, इनको काउंट करना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आपने लिखी हुई हैं ये 20 आई हैं और ऊपर आपने देखना है ये 20 वैल्यूज़ हैं, तो आपका ये जो है ना फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, आपने फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 0 आया है, 0 कितनी दफ़ा है 5 दफ़ा, तो 5 को हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 को 20 पे डिवाइड किया जब हमने तो 0.25 इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकियों की भी निकाल लेनी और ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ज़्यादा या कम आता है तो इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, ठीक है, यानी कहीं से गलत है हमारा। ये आपके आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, क्लास बाउंड्री किस तरह से निकालते हैं, ये मैं शेयर कर देती हूँ। अब देखें तो क्लास बाउंड्री हम किस तरह से निकालते हैं, ये जो हमारे पास एज लिमिट्स दी हुई हैं इन्होंने, इसमें से -0.5 करेंगे और इसमें +0.5 करते जाएंगे। 20 - 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 19.5 और 24 में से 0.5 प्लस करेंगे, इधर से माइनस करना है और इधर से प्लस करते जाना है, 24.5 आ जाएगा। फिर जब 25 में से माइनस करेंगे 0.5 तो ये हमारे पास वही सेम वैल्यू आएगी जो ऊपर निकली हुई है। 24.5 में 24 में जो हमने 0.5 प्लस किया था वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमने माइनस किया था 0.5 तो ये वाली वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारी सेम आनी चाहिए, ये आगे हमारी जो है सेम आती जाएंगी। इस तरह हमारी क्या होती है, क्लास बाउंड्री निकल आती है। मिड पॉइंट आपने किस तरह से निकालना है, आपने
यहाँ से एक ये जो बनी हुई है ना 20 और 24, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 पे। 24 प्लस 20 ये हमारे पास आ जाएगा 44, और 44 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो 22 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने निकालने हैं मिड पॉइंट्स। इसी तरह आपने जो है वो मिड पॉइंट्स निकल जाने हैं। और आपको क्या ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं ये बता देती हूँ आपको। अब देखिए फ्रिक्वेंसी में को हम जब प्लस करते जाते हैं तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है। वो किस तरह से करना है देखिए, 1 है हमारे पास, ठीक है, और ये हमने फर्स्ट पे लिख दिया 1, 1 + 4 हमारे पास आ गया 5, फिर 5 ये जो है ना हमारे पास 5, इसमें हम करेंगे +8 ये 13 आ जाएगा, फिर 13 + 11 ये इसका आंसर आ जाएगा, 24 + 15। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है। उसके बाद आ जाता है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकलती है। आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देना है टोटल फ्रिक्वेंसी पर, 1 डिवाइडेड बाय 50, और फिर आगे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 50, 13 डिवाइडेड बाय 50। इस तरह से आपने जो है आंसर निकालने हैं। इस तरह से जो आपकी CRF भी निकल आएगा। सो ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे छोड़ते जाए, मैं आगे सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो लिखना है। अब ये भी आपका हो गया, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी मैंने समझा दिया, मिड पॉइंट भी आगे करवा दिए हैं। उसके अलावा ये आपने बार चार्ट किस तरह से बनाया है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये जो है हिस्टोग्राम इस तरह से होता है जो कि यानी आपस में बार्स मिली होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे हिस्टोग्राम। लेकिन जो सिंपल बार चार्ट होता है वो इनके दरमियान जो है ये इस तरह से डिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, इस साइड पे हमने नेम लिख लिए हैं क्रिकेटर्स के, इस साइड पे हमने स्कोर्स लिख लिए हैं, और सिंपल जैसे फर्स्ट के इंजमाम फॉर एग्जांपल है तो यहाँ पे 54 है इसका स्कोर, तो इस साइड पे हम जाएंगे 54 पे, और इस तरह से जो हम बार चार्ट बना देंगे। बार चार्ट का तरीका अदरवाइज़ आप जो है वो नेट से इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर है, दैट्स वाई मैं सिर्फ इतना ही समझाऊँगी कि इनमें डिफरेंस होता है, इनमें डिस्टेंस होता है, और बार चार्ट उसमें हिस्टोग्राम में नहीं होता। आगे देखें तो ये हमारे पास आ जाता है उसी तरह का सिंपल बार डायग्राम। ये भी आपने उस तरह से बनाया, दरमियान में डिस्टेंस होना चाहिए। आगे आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट, जिसमें देखें पहले हमने क्या करना है 1987 यानी ईयर्स इस साइड पे लिख लेना है, पॉपुलेशन जो है वो इस साइड पे लिख लेनी है, 500 का बना लेना है, फिर दैन हम 600 का बनाएंगे और 200 का। इस तरह से हमने ये 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 ईयर्स दिए हुए हैं, तो इसी तरह हमने क्या करना है 3 ईयर्स का बना लेना है डायग्राम जो अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आती हैं। आगे आ जाता है कंपोनेंट में हमने क्या करना है एक के ऊपर दूसरा बनाते जाना है। 500 पे बना देंगे, दैन 600, और उसमें हम क्या करेंगे 200 और ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है कंपोनेंट बार चार्ट बना देना है। ये भी हमारे पास आ गया परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, ये भी बिल्कुल सेम बनाना है। परसेंटेज में क्या करना है कि जो हमारे पास 1300 टोटल हुआ था ना, जैसे ये देखें 1987 का टोटल जो 1300 हुआ था, तो 500 डिवाइडेड बाय 1300 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 100 से कर देंगे, तो ये इस तरह से हमारे पास परसेंटेजेस आ जाएंगी बाकियों की भी। सो ये इस तरह से हमने क्या करना है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बना देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाई डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे ये जो 200 टोटल आया हमारा, यानी इनको अगर हम टोटल करें तो 200 आया, तो 75 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 360 से, क्योंकि पाई क्या होता है इसकी वैल्यू 360 यानी इसका पूरा जो वो सर्कल होता है ना, तो इसका क्या होता है टोटल 360 होता है एरिया, तो हम डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 360। इस तरह से हम जो है बाकी भी निकाल लेंगे वैल्यूज़, और इनको टोटल करने से हमारे पास 360 लाजमी आना चाहिए, अदरवाइज वहाँ जो है कोई ना कोई गलती हुई होगी। इसी तरह देखिए जैसे 135 है तो हमने 135 का एंगल बना देना है, दैन फिर आगे 27 फिर 54, इस तरह से जो है बाकी भी बना देना है। आगे आ जाता है क्लास लिमिट्स और वेरिएशंस यानी फ्रिक्वेंसीज़ वगैरह, तो ये हम देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम किस तरह से बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्लास बाउंड्रीज लाजमी होनी चाहिए। सो आपने क्या करना है 86 माइनस 0.5 और 90 प्लस 0.5, इधर से माइनस करते जाना 0.5 और इधर से वाली वैल्यू से 0.5 प्लस करते जाना। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 85 से 90 85.5 से 90.5, तो इस तरह से हमने क्या करना है आगे जो है वो बनाते जाना है, और ये हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। ये भी आगे उसी तरह का ही है। आगे ये आ जाता है आपके पास ये स्कैटर प्लॉट आ जाता है, जिसमें वैल्यूज़ दी होंगी, बस हमने डॉट लगाते जाना, इनको मिलाना नहीं है ताकि लगे कि स्कैटर कहते हैं बिखरा हुआ को। तो ये हमारे पास डॉट जो है वो अलग अलग आ जाएंगी, जो वैल्यूज़ दी होंगी हमने उसी तरह बस बिखेर देनी है डॉट लगा के। अच्छा,
ये भी क्वेश्चन जो है रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इनमें से मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकाल के मैक्सिमम में से माइनस कर देना है मिनिमम, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। ये ज़्यादातर जो लंबे क्वेश्चन होते हैं ना वो पेपर में नहीं आते। ये वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, इन्हीं को हमने यूज़ करके यहाँ पे पाई डायग्राम्स बनाई हुई हैं। एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये अब फुल बुक लेक्चर है तो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो आप जब देखते जाएँ, कम से कम मैं जो चीज़ों को स्किप करके जो आपको बताती जा रही हूँ। इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में डॉट्स लगाने हैं जो वैल्यूज़ होंगी, और बाद में जो एक लाइन के साथ इनको मिला देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अगर हम नहीं मिलाते तो वो हमारे पास स्कैटर प्लॉट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। आगे आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 की भी आपने डेफिनेशंस और फार्मूलाज वगैरह वहीं से करने हैं जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ। आगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ये आपकी सारी डेफिनेशन और फार्मूलाज जो हैं उसी में से ये ग्रुप के लिए और अनग्रुप के लिए सारी जो है वहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई हैं। सो आप जो वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी आपने, अगर वो फार्मूलाज आपको हो जाते हैं या तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ये भी आपका चैप्टर इसी तरह कंप्लीट हो गया। आगे आ जाता है आपका चैप्टर 4। इसके भी तमाम डेफिनेशन, तमाम फार्मूलाज वगैरह मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन को सोल्व करना, यानी अब आपका फुल बुक लेक्चर है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को आपके साथ सोल्व करके नहीं बताऊँगी, लेकिन फिर भी जो ये देखें क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे बनानी मैंने आपको बता दी हुई हैं। रेंज किस तरह से निकालनी है ये भी बता दी है। ये क्वार्टाइल किस तरह से निकालना है ये भी मैंने जो वो फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो इजीली हो जाएगा आपका। ये वो वाले फार्मूलाज अगर आप कर लेते हैं तो तकरीबन पासिंग मार्क्स आपके उन्हीं वीडियो में से इजीली हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये सारा चैप्टर जो है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे आपका चैप्टर 5 आ जाता है इंडेक्स नंबर का। ये भी काफ़ी ईजी और चैप्टर है अगर आप समझ लेते हैं तो। अच्छा, ये डेफिनेशन है चैप्टर की और फार्मूला सारे वगैरह मैंने उसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी आगे थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें 1996 की वैल्यू दी हुई है 18, तो आपने क्या करना है 18 डिवाइडेड बाय 20 करना है, यानी कोई भी आपने एक रैंडम सी वैल्यू ले लेनी है। और यानी करंट ईयर में अगर वो कहते हैं तो आपने लेनी है, अदरवाइज़ आपने कोई भी रैंडम सी वैल्यू ले लेनी है। जो बेस देंगे आपने उसी की जो है वो वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पर उन्होंने 1995 की कहा तो आपने यहाँ से लेकर 20 ले लेनी है, और 18 डिवाइडेड बाई 20, ये 18 डिवाइडेड बाई 20 और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इस तरह से आपका प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। बाकी भी इसी तरह से ही हैं, और ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक जो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है, लास्ट ईयर पास चीज़ और फिशर्स वगैरह वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। और मे बी के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एज अ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पूछ लें, लास्ट ईयर का पूछ लें, पास चीज़ का पूछ लें या फिशर्स का, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। चेन इंडेक्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपको। उसके अलावा वेटिन बीन, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है, काफ़ी हद तक आपका पेपर हो जाएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, सो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके कम्बिनेशन, ये सारा जो है वो कैलकुलेटर हल कर देता है, कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन और परमुटेशन। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन है, काफ़ी यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इजीली बच्चों को जो है याद हो जाती हैं। काफ़ी यानी हमने पढ़ा हुआ है, ज़्यादातर हमने सिलेबस जो है ना छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आगे ये आपको दिए होंगे कि आपने किस तरह से पेयर्स बनाने हैं, तो आपने ये लेक्चर लिए होंगे। अब पेपर का टाइमिंग है, मैं सिर्फ सप्ली और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि कम से कम वो पासिंग मार्क्स ले लें। उसके अलावा ये फैक्टोरियल वाला आ सकता है पेपर में ही, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि जैसे 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 5 4 3 2 1, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और ये परमुटेशन और कम्बिनेशन के लिए क्या करना है, आपने इसी तरह कैलकुलेटर पर लिखना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, सो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करिएगा। देन हमारे पास चैप्टर 7 आ जाता है रैंडम वेरिएबल। ये चैप्टर भी फर्स्ट चैप्टर की तरह इसमें से डेफिनेशन ही सिर्फ आती हैं, सो आपने वो वाली वीडियोस लास्ट में देख लेनी है, उसी में से आपको फार्मूलाज और डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ईजी चैप्टर है।
आगे आ जाता है चैप्टर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी क्या है, आपको एमसीक्यूज आएंगे 2 से 3 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। सो आपने इसको यानी तकरीबन ये चैप्टर जो आपका 18 से 19 मार्क्स का पेपर जो है इसी चैप्टर में से आएगा। सो इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। डेफिनेशंस फार्मूलाज वगैरह सारे वहाँ पे है और ये क्वेश्चन जो है वो ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो हाउ ना हो जाए कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, सो आपने लास्ट में पूछ लेना है। ये आपका 8 चैप्टर हो गया। देन हम 9 चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये सारे फार्मूलाज उन्हीं वीडियो में से हैं, सो आप उस वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा। ये आगे आ जाता है चैप्टर 9। इसमें से भी आपको मे बी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं। सो ये ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, सारी डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी लगी होंगी आपको यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो काफ़ी इजीली आपका पेपर हो जाएगा। इसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि 6 चैप्टर की तरह ये भी बिल्कुल सेम या ईजी आपका ये पेपर है। सो आपने अगर इसमें से आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स 12th क्लास की बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो आपने ये वाला आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो सेकंड ईयर की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है फर्स्ट ईयर की निस्बत। सो आपके पासिंग मार्क्स यानी काफ़ी हद तक ये आपकी बुक कवर हो जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।